इस आयोजन को करने का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, आपके विचार में आया कैसे, और इतने बड़े इवेंट की प्लानिंग आपने किस तरीके से की है? आप देखें कि डेटा एनालिटिक्स का आजकल का दौर है। आजकल का दौर बिहेवियरल साइंस का है और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का है। ये तीनों चीजों को कंबाइन करके पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की एक मॉडल उभर के आ रही है। हम लोगों ने देखा कि काफी सारे जो इंडस्ट्री के लीडर्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, जब हम उनसे बातें करते थे तो मुझे ये लगा कि ये इंडस्ट्रीज जो है इसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई। जो नैरेटिव तय कर रहा हो, जो कैंपेन का रुख बदल रहा हो, दिशा निर्देश तय कर रहा हो, उसको भी समझना उतना ही जरूरी है जितना राजनीतिक दलों को समझना है। कई सारे लोग आए मदद करने के लिए। यूनिवर्सिटी, हमारी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये काफी प्रोग्रेसिव ख्याल की। उन लोगों ने काफी हर प्लेटफॉर्म दिया, रिसोर्सेज दिए। मुझे नहीं पता था कि शायद ये इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन और एथिक्स को कंप्रोमाइज किए बगैर अगर इन्होंने अपने क्लाइंट्स को समझाना शुरू कर दिया तो देश की राजनीति एक नया स्वरूप ले सकती है। और आगे राजनीति को हम कैसे देखें? प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैनेजर बन जाए, लॉयर बन जाए, पॉलिटिशियन न बने, या पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजनीति का मतलब जो होता है कि व्यवस्था बनाना, अच्छी नीतियां बनाना। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बिहाइंड द कैंपेन के इस एक और नए पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम फिर से बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप स्किल्स, और कैसे हम एक बेहतर लीडर के रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। साथियों, इस पॉडकास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस देश के, समाज के और अलग अलग क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं, जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उनको आपके साथ लाना, आपके सामने लाना, और उनके अनुभव और उनकी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपने जीवन में, अपने देश में, अपने समाज में हम बदलाव ला सकते हैं, इस पर हमें लगातार जो कोशिश करनी है, उसके लिए उनसे हमें मदद मिल सके। और आज बहुत ही खास मेहमान इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अफरोज आलम जी, जो हैदराबाद से हैं और प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हैं, और जिनका 25 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है एकेडमिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। और इनका अगर मैं बायोडेटा पढ़ने जाऊं तो आज का पॉडकास्ट इनके बायोडेटा, इनका परिचय में ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुद नहीं बताऊंगा। अब हम इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिहाइंड द कैंपेन के इस नए एपिसोड में। थैंक यू राजीव जी, इस मौके के लिए और इस बातचीत के लिए जो आप लोगों ने प्लान किया है। जी सर, ये बहुत अच्छा मौका है। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इनफैक्ट जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो लीडर के रूप में हो, या पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में हो, या लीडरशिप के टीम के रूप में हो, तो आपसे बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, जो 25 साल से न सिर्फ अपने विषय में आप वो स्टडी करके वो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं, विद्यार्थियों को दे रहे हैं, बल्कि आपने इस देश की पॉलिटिक्स को उस तरीके से देखा भी है, उस तरीके से समझा भी है, तो आपके नज़रिए से समझने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपसे बातचीत करने का जो मुख्य हमारा विषय था कि अभी अभी आपने जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का, देश के सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स को एक साथ अपने यूनिवर्सिटी में बुलाकर 2 दिन तक उनके साथ जो बातचीत की है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, तो आपके अनुभव से वो सारी चीज़ें हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि इस आयोजन को करने का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, आपके विचार में आया कैसे, और इतने बड़े इवेंट की प्लानिंग आपने किस तरीके से की है? सर, इस पे अगर आप प्रकाश डाल सकें। देखिए राजीव जी, जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, जो हम लोगों ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी इन इंडिया पे ऑर्गेनाइज किया था, और 24 और 25 फरवरी को, इसका आइडिया बहुत पुराना था। क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, टीचिंग ज्वाइन किया, तो इस इंडस्ट्री को इमर्ज होते हुए देखा है मैंने। और काफी लंबे टाइम से मैं इस एरिना का स्टूडेंट भी रहा।
तो जब मैंने इस चीज को महसूस किया कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो है एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री के तौर पर इमर्ज होकर के आ रही है, और ये सोफिस्टिकेशंस कई तरह की चीजें जोड़ रही हैं। जैसे कि आप एक जमाने में आप देखें कि डेटा एनालिटिक्स का आजकल का दौर है, आजकल का दौर बिहेवियरल साइंस का है और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का है। ये तीनों चीजों को कंबाइन करके पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की एक मॉडल उभर के आ रही है। हम लोगों ने देखा कि काफी सारे जो इंडस्ट्री के लीडर्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, जब हम उनसे बातें करते थे तो मुझे ये लगा कि ये इंडस्ट्री जो है इसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं ये एरिना जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का है या कंसल्टेंसी का है, जो एकेडमिया है उस पर भी मिस हो रहा है। इस पे जितनी सीरियस रिसर्च होनी चाहिए, जितनी बातें होनी चाहिए और जिस तरह से इसको एक एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो चीज नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बात करने की जरूरत है और उसमें उन तमाम स्टेक होल्डर्स को लाने की जरूरत है। जैसे स्टेक होल्डर्स थे कि आपके पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं और जी। एक पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जी। हैं, और एक एकेडमिया है। तो हम क्यों ना इन तीनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और एक दूसरे से सीखा जाए कि ये इंडस्ट्री जो है यार ये काफी कनेक्टेड है पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन से। तो हमने कहा कि एक तरफ एक क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल ओपिनियन को, पॉलिटिकल नैरेटिव्स को शेप कर रहे हैं। जी। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है और इसमें ऐसे क्रिएटिव जीनियस इन्वॉल्व हैं जो अपने अप्रोच के जरिए एक नए तरीके का आयाम क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का क्रांति ला दिया है उन लोगों ने। तो हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उसको व्यवस्थित करना जी। बहुत जरूरी है। और इसी चीज को दिमाग में रहते हुए कि चलो एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं कि जिसके पास जो स्ट्रैटेजी है, जो स्किल है, या किसी के पास रिसर्च डेटा है, वो एक एक्सचेंज हो पाए और हम एक नए तरीके के बदलाव को महसूस कर पाए, उसको समझ पाए, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। यही एक मूड था, दिमाग में था, और जिसके तहत हमने लोगों से बातें की और ये चीज हो गई। आपने देखा कि काफी ज्यादा लोगों ने इसे वेलकम किया और मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लोगों ने इसे सराहा और इस पे बातें की। जी। जी सर जी, बहुत 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 अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया कि ये सारी चीज़ें शुरू होती है सोच से। आपने जैसे कहा कि आपने काफ़ी पहले से सोच के रखी थी चीज़ें, तो आई थिंक उस लाइन में आपने लगातार कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे जिसके कारण ये सारी चीज़ें आप कर पाए। और जिस तरीके से आपने बहुत विस्तार से बताया कि जो आज अच्छे माइंड्स जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में एज ए कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, एज एडवाइजर्स आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से शेप कर सकते हैं हमारे देश की डेमोक्रेसी को। तो ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिसकी सोच एकेडमिक्स से थोड़ी आगे बढ़कर हो, जो न सिर्फ किताबों के बारे में और ज्ञान के बारे में सोचता हो, बस उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारी देश की राजनीति में किस तरीके से हो। तो ये बड़ी अच्छी सोच रही सर। तो इस सोच को तो सलाम है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि सर, क्योंकि सोच आपकी काफी बड़ी थी, तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये इंडिया का पहला ऐसा कॉन्ग्रुएंस था, पहला ऐसा प्रोग्राम था सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश भर से लोग वहां पर आए थे, तो इतने बड़े आयोजन को करने के लिए आपने किस तरीके से प्लानिंग की सर? क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे वो सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज जो होते हैं, जो एक किसी भी इवेंट को करने के लिए होता है, उसको कैसे आपने ओवरकम किया सर? देखिए, इसमें कई तरह के पहलू हैं राजीव जी। आप पहली बात तो जब किसी भी इवेंट को प्लान करते हैं तो उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपको ये सेट करना होता है कि भाई इस प्लान करने का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जी। और जब हम ऑब्जेक्टिव्स, उसका गोल डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसकी जो है उसकी सारी, इसको हम कैसे स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट करेंगे, और उसमें काफी तरह के एक मसले आते हैं। लेकिन सबसे पहला ये था कि इसके गैप्स को समझना था पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को, कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं, अलग अलग एरिनाज में काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ कर रहे हैं, विचारधाराओं के साथ काम कर रहे हैं, और उनके पास जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते।
तो जी देर आर क्रिएटिव जीनियसेस वॉकिंग इन आइसोलेशन, एक अलग अलग क्षेत्रों में। एक दूसरे को हम वर्चुअल माध्यम से तो जानते हैं कि सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं, लिंक्डइन में जानते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिले नहीं। तो ये हमें ये था कि भाई एक दूसरे से मिलो और एक दूसरे के स्किल को कंप्लीमेंट करो। हो जी सकता है कि हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं, एक दूसरे की जो है हमारी जो नॉलेज बेस है वो एक्सचेंज करेंगे, तो जो हमारा गैप था उससे कर सकते हैं। तीसरी चीज ये थी कि जो स्टूडेंट थे जो रिसर्च कर रहे हैं इन एरिनाज में, उनको डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनने को मिलेगी, कि उनकी केस स्टडी उनको सुनने को मिलेगी। भाई जिन जो भी कंसल्टेंट है जिन्होंने भी केस स्टडीज क्रिएट किए हैं, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए हैं या फेलियर हो गए, उनके उनके अनुभवों से सीखा जा सके ताकि एकेडमिया में भी बदलाव हो। तो ये जी तमाम गैप थे क्योंकि हम इसको सीरियसली ले नहीं रहे थे एज ए डिसिप्लिन। और जी मेरा यह मकसद था कि इस एरिना को सीरियस लेने की जरूरत है। इसके तहत हम पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लिनिकल कोर्स आ सकता है, देश की जो है जनतांत्रिक व्यवस्था को समझने में मदद मिल सकता है, कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग को तय कर रहा हो, जो नैरेटिव तय कर रहा हो, जो कैंपेन का रुख बदल रहा हो, दिशा निर्देश तय कर रहा हो, उसको भी समझना उतना ही जरूरी है जितना राजनीतिक दलों को समझना है। तो जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको समझने का काम एकेडमिशियंस का है, इसको जी क्रिटिक करने का, इनको समझने का। तो ये एक आइडिया था जिसके तहत इस गैप को फिल करना था कि भाई इस पे एक सीरियस सोच की जरूरत थी, जिसके तहत हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस प्लान किया। लेकिन जब हम लोगों ने प्लान किया तो बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां ये थी कि क्या लोग आएंगे, क्या लोग जो हैं, और लोग आएंगे तो वो कौन लोग होंगे, हम किन से बात करें कि आप आइए और इससे बात करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे मैंने काफी जो अपने जानने वाले लोग थे उनको मैसेजेस किया। जैसे कि मैं कुछ नाम तो लेना चाहूंगा जिनका एक कंट्रीब्यूशन है, कि अमिताभ तिवारी जी हैं, उनको मैंने लिखा भाई कि हम ये काम करना चाहते हैं, आप थोड़ी मदद करें। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट नंबर दिया। फिर उसी तरीके से आप ये कह दें कि जो है वर्मा वर्मा जी हैं आप कानपुर में, और उनसे हमने बात की, उन्होंने भी इस बात को सराहा। फिर धीरे धीरे हमारे काफी सारे जो सीपीआर में एक हमारे दोस्त हैं राहुल वर्मा, वो भी उनसे बातें की, उन्होंने कुछ नंबर्स दिए। तो धीरे धीरे हम लोगों के पास पहुंचे। तो जैसे जैसे हम लोगों के पास पहुंचे तो ऑलमोस्ट 20 लोगों का हमने एक रिसोर्स पर्संस आइडेंटिफाई किया कि शायद ये लोग आएंगे। और जब मैंने लिखा तो मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग कंसेंट देंगे, चाहे वो यशवंत देशमुख जी हो या सी वोटर से आप देखें रॉबिन शर्मा हो जो है शो टाइम से, विनेश हो आईपैक से, नरेश अरोड़ा जी हो डिजाइन बॉक्स से। तो अलग अलग फील्ड के लोगों से हमने कनेक्ट किया और किसी ने ना नहीं किया। तो मुझे लगा कि जिस तरह की चाह एकेडमिशियंस के दिल में है, उतना ही चाह कंसल्टेंट के दिल में है कि एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए और बातें की जाएं और इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर किया जाए। और जैसे ही हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि हु विल बी द स्पीकर्स, उसके बाद हमारे पास ये हुआ कि आपको प्लान करते वक्त फिनेंसिंग की जरूरत होती है। कई सारे लोग आए मदद करने के लिए। यूनिवर्सिटी हमारी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये काफी प्रोग्रेसिव ख्याल की, उन लोगों ने काफी हर प्लेटफॉर्म दिया, रिसोर्सेज दिए, जिससे हमें एक काफी ज्यादा हिम्मत मिली कि हम लोगों को रीच आउट कर पाए। और जी जब हमने रीच आउट किया तो किसी ने मना नहीं किया। और जैसे ही हमने इसकी लिस्ट रिलीज की लिंक्डइन पे, जी तो वो लिस्ट जो है एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है। हाँ जी और हाँ जी उसके बाद जो 20 लोगों का रिसोर्स पर्सन था, मेरे पास 400। तो कंसल्टेंसी जो फॉर्म्स थी उसने आउटरीच की, मुझसे मुझसे फोन पे बातें की, मुझे मेल लिखा कि दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट, जो उनकी हाँ, इच्छाएं। तो ये देखने को मिल रहा था कि लोग वाकई आना चाहते हैं, एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, और इसको एक 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 मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन इस इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। वरना आप खुद सोचें कि जैसे हम राजनीति की बात करते हैं तो एक अलग तरीके की भावना पैदा हो जाती है लोगों में। पापा से बात करें तो कहते हैं कि भाई बेटा सब कुछ करना, राजनीति मत करना। मत करना। क्लास में जाते हैं तो टीचर कहता है कि सब कुछ करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, राजनीति नहीं करना। रिश्तेदारों में, घरों में, कहीं वर्किंग प्लेस में पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से देखा जाने लगा है। और हमें इसी इसी चीज को देखना है कि राजनीति इतनी हीन भावना से देखने की चीज नहीं है। राजनीति आपके मुकद्दर को तय कर रही है, कुछ लोग हैं जो इसको शेप कर रहे हैं। तो जी जब तक हमें उसको नहीं समझेंगे हम राजनीति का मुकद्दर तय नहीं कर पाएंगे। जी जी तो जी ये जो है हमारा अपना एक कंट्रीब्यूशन था कि हम लोग साथ में आते हैं। और इस तरह से हुआ, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बनता और गया। यही हुआ और लोग जुड़ते गए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि लोग इस तरह से सराह रहे हैं, इस तरह जी से जी लोग जी आ जी रहे सर। हैं।
जी जी सर, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में आज बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी आपने नाम गिना है वो। लेकिन आपके एक बुलावे पे जब सारे लोग आ गए तो ये यही शो करता है कि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो भी दूसरों की मदद कर सकें। और समाज में जिस तरीके से राजनीति को लेके जो छवि है राजनीति की, कि माता पिता कभी नहीं चाहेंगे बचपन में कि उनका बेटा जो है बड़ा होके पॉलिटिक्स में जाए या राजनेता बने। कोई कभी किसी को सजेशन नहीं देगा कि तू पॉलिटिक्स में आ जाओ या तुम नेता बन जाओ। तो इस छवि को बदलना बहुत जरूरी है। तो हमारे सामने तो सबसे पहला बेसिक चैलेंज यही है कि इस देश में हम, इस समाज में हम पॉलिटिक्स की छवि को कैसे बदलें। और इसी तरीके के इंटरेक्शन से, इसी तरीके के डायलॉग से जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, तभी ये रास्ता निकलेगा और धीरे धीरे हम उस सोच को बदलने में कामयाब भी हो सकते हैं। जब ऐसे एग्जाम्पल सामने देखें कि यंग प्रोफेशनल्स अपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जॉब छोड़ के आज पॉलिटिक्स में कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के पॉलिटिक्स में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे लोग जिनकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के अंदर तक समझी जाती थी कि प्रोफेसर्स और टीचर्स को तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, बट आप लोग भी बहुत बैलेंस तरीके से एक समाज को जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ आईना दिखाने के लिए, दोनों चीजें बड़ी आवश्यक है। तो आपने भी जो रोल तय किया इसके लिए, वो सर काबिले तारीफ है। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतने विस्तार से इस चीज को बताया। तो सर आपने जैसे एक फिगर बताया, 400 लोग आपसे कांटेक्ट किए करके, सर इसी को मैं थोड़ा और डिटेल से जानना चाहूंगा कि जो पार्टिसिपेशन हुआ आपके इवेंट में 2 दिन, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स का क्या प्रोफाइल था, कितने लोग आए, किस तरीके के लोग आए, क्या उनका बैकग्राउंड था, थोड़ा आप उस पर प्रकाश डाल सके सर। देखिए, ज्यादातर आप देखेंगे जब आप हमारा ऑडियंस लिस्ट देखेंगे तो एक तो काफी डाइवर्स है। जी ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोग नहीं आए। जी और जितने भी अच्छी मेन स्ट्रीम आप जिनको एजेंसीज कहते हैं, जो वो लोग भी आए। और एक और जो है, क्योंकि मैं जो है एक्सक्यूज देता गया, लोगों ने बात को समझा कि जाहिर सी बात है, हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं कम से कम उसको मिनिमम 10 मिनट्स तो देंगे अपनी बात कहने के लिए। जी तो 400 में से जो हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, हमने उनको 55 लोगों को स्पेस दिया जो है, ताकि हम अलग अलग सेशंस में, और ये लग रहा था कि नहीं, इससे और ज्यादा दिन होना चाहिए था। तो उस 55 लोग आए, अलग अलग जो है कंसल्टेंसीज के लोग थे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, या एस्पिरेंट्स थे जो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, टीचर्स थे, एकेडमिक्स से लोग थे, स्टूडेंट्स थे। तो एक काफी ज्यादा वाइड वैरायटी थी ऑडियंस में भी, और जो स्पीकर्स थे। और जो उसके बाद जो एक मॉडल था वो एक्सचेंज मॉडल था, कि जो भी वो बात कहते थे और फिर उस पर क्वेश्चन आंसर्स भी होता था। लोगों के क्वेश्चंस थी, क्वेरीज थी, उनके एथिक्स पे सवाल थे, उनकी स्ट्रैटेजी पे सवाल थे, लोगों के कैरियर को लेकर के भी सवाल था। और उन लोगों ने जो एक्सचेंज किया आइडियाज को, लोगों को सुना, लोगों ने अपनी उन्हें सुनाई। तो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम देखने को मिला उस 2 दिन में। और उसमें देखें कि कोई ऐसा ये नहीं है कि आप जो है टॉप की जो आप कहें मेन जो कंसल्टेंसीज हैं या एकेडमिक्स जो उस पर रिसर्च कर रहा है, वो सभी लोग आते हैं। आप देखें, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सब जगह से आपके ऑडियंस और रिसोर्स पर्सन वो बेस मिलेगा। तो वाकई वाइड वेराइटीज के लोग थे। तो मैं इस चीज को मैं मानता हूं कि ये जो जिज्ञासा लोगों के अंदर थी आने की, हमारे एक टाइम पर तो हमारा बजट एग्जॉस्ट कर गया था भाई, हम सबको दे नहीं सकते थे ट्रेवल। तो लोगों ने अपने अपने खर्चों से अपने अपनी एक्सपेंडिचर को बॉन्ड करते हुए सारी चीजें, वो लोग आए। तो ये एनर्जी एक शो कर रही थी कि लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, एक मौके की तलाश में थी। ये कॉन्फ्रेंस एक मौका मिलता है, और वहां पे लोग आए। हमारे हाथ में हॉस्पिटैलिटी का था कि भाई जब आए हैं तो उनको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जिस हद तक हम कोशिश कर सकते थे उस हद तक कोशिश का। इस मामले में हमारे स्टूडेंट्स की एनर्जी देखने लायक थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि एक टीचर के लाइफ में ये होता है कि वो इस अपने स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरी का भी पार्ट होता है और उसके फेलियर का भी पार्ट होता एग्जैक्टली। है। क्योंकि एक कुम्हार की तरह एक टीचर का काम है। तो जी मुझे अपने स्टूडेंट पर नाज है, उसी तरीके से जिस तरह से एक पोटर को, कुम्हार को अपनी पोटरी पर नाज होता है। जी 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 और सर। इसी बात को कनेक्ट करते हो कि क्या मेरी टीचिंग, मेरी क्लासेस, मेरे इवेंट्स, मेरे रिसर्चेस स्टूडेंट के कैरियर को या उनकी थिंकिंग प्रोसेस को
इन्हांस कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसी को सोचते हुए इसको प्लान किया कि मैं इतने स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को एक्सपोज कर पाऊं कि एक इंडस्ट्री आ रही है, उसको समझने की जरूरत है, और आपको अगर ये इंडस्ट्री पसंद है, उस तरह के स्किल सेट आपके पास है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा मौका रहा और सारे इंडस्ट्री के लोगों ने इसे सराहा भी। और ऑन द स्पॉट जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनके बीच में एक ओपन एक्सचेंज रहा। वाह। कहीं से भी ऑल पार्टिसिपेंट्स आर वेर इक्वल, क्योंकि सबको बराबर का व्यवहार था, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। और यही ब्यूटी होती है एकेडमिक जी इंस्टीट्यूशन की, कि जहां पर सभी को बराबर का एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिले, जी जी। अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने का मौका मिले। और आप जानते हैं कि नेटवर्किंग इज कैपिटल, और ये कॉन्फ्रेंस नॉलेज डिसेमिनेशन के साथ एक नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज भी थी। जो नए कंसल्टेंसी के लोग जो हैं अपने सीनियर कंसल्टेंसीज के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, उसको सीखने की कोशिश कर रहे थे उनके अनुभवों से, और अपने अनुभवों को साझा कर रहे जी सर, जो आपने बिल्कुल सही कहा सर। आज के ज़माने में जब हम इस युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में, और इतने रिसोर्सेज हमारे पास है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। कि या आप क्या जानते हैं, इससे आप कभी बड़े नहीं बन सकते। आप किसको जानते हैं, यही आपको बड़ा बनाता है। तो आजकल बहुत सारे स्पीकर से ये बात सुनने को और समझने को मिल रही है। दूसरा, आप जब यूनिवर्सिटी के कैंपस में होते हैं तो यू फील लाइक स्टूडेंट, मतलब वहाँ सभी स्टूडेंट ही है। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की कि सभी इक्वल थे, सभी बराबर थे, किसी को ऐसे स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना। तो मैं उस माहौल को महसूस भी कर सकता हूँ सर, क्योंकि मैं भी बहुत काफ़ी समय तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा रहा हूँ, और अपने आप को तो लाइफ लॉन्ग लर्नर ही मानता हूँ मैं, कि हमेशा कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखते रहो। तो ऐसे मौके में जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट के तरह ही अगर अपने आप को रखते हैं, तो डेफिनेटली आप 10 चीजें एक्स्ट्रा लेके आएंगे। आपकी लर्निंग जो है वो 100x होगी, और आप एक बेहतर पर्सन बन के आएंगे, भले वो 2 दिन का इवेंट क्यों ना हो। तो आपने जिस तरीके से बताया भी, आपने स्टूडेंट्स को भी बहुत फोकस में रख के सारी चीजें प्लान की। आपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कंसल्टेंट्स जो आपने बुलाए थे, उनको भी बहुत एक अलग नजरिए से सोचा, उसके बारे में ट्रीट किया। तो दोनों का जो कन्ग्रुएंस हुआ, आई थिंक ये उसका प्रोडक्ट है जो इसे एक सुपर हिट प्रोग्राम में तब्दील कर गया। तो सर, डिस्कशंस की बात करें, आप कह रहे हैं काफी डिस्कशंस हुए, तो डिस्कशंस के मेन टॉपिक्स, थीम्स अगर आप हाईलाइट कर सकें, और इन पूरे डिस्कशन के थ्रू, इस पूरे सेमिनार के माध्यम से कोई ऐसा इमर्जिंग ट्रेंड निकल कर आया हो, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आया हो, अगर आप बताना चाहें। नहीं, देखिए वो जब भी हम कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं राजीव जी, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं उनका रिसर्च एरिया देखना होता है, उनका स्किल सेट देखना होता है, और जो उस इंडस्ट्री के कोर एरियाज हैं उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई किस एरिया पे कौन बोल सकता है, जी किस पे किसका एक्सपर्टीज है। तो जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो सारे ही स्पीकर से हमने उनके इंटरेस्ट एरियाज के बारे में पूछा, और हमने बताया कि देखिए हम ये जो है 5 और 6 एरियाज हैं जिसको हम समझ रहे हैं और इसको हम जानने की कोशिश करें। जैसे इसमें हमें एक एरिया था जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, नए नए तरीके के तकनीक आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आ रहा है, मशीन लर्निंग का है, और आप देखें कि एक बिग डेटा एनालिटिक्स भी है, और बिग टेक्नोलॉजी का एक रोल हो रहा है कैंपेन में, और वोटर अलाइनमेंट में, एंगेजमेंट में। और इस पे हम लोगों ने कहा कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जो तकनीक में बदलाव आ रही हैं, वो पॉलिटिकल कैंपेन को कैसे असर कर रही हैं। तो एक थीम था, इस पे बात करने के लिए हमें लोगों की जरूरत थी। दूसरा ये था कि जिस तरह से सोशल मीडिया इमर्ज होकर के आ रहा है, और ये सोशल मीडिया का रोल आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो हैं, वो मैसेजिंग और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल उभर के आ रहा है सोशल मीडिया। तो किस तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है, नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, किस तरह से आप अपने विपक्षी दलों के बनाए हुए जो ग्रैंड डिजाइन्स हैं उसको कैसे चुनौती दे पा रहे हैं, कैसे कोई चीज कंटेंट वायरल हो जाती है, कैसे कोई चीज वायरल नहीं होती। तो इसको समझने के लिए हमें रिसोर्स पर्संस की जरूरत थी। तीसरी चीज हम वोटर एंगेजमेंट प्रोसेस है, कि आप वोटर के साथ कैसे जुड़ पाएंगे। और जैसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं, जो नई पार्टियां बनती हैं जी और उनको उतना एक अनुभव नहीं होता, तो उसको क्या प्लान दे पाते हैं, किस तरह से हम वोटर को आउटरीच करें, कैसे उसके वोटिंग बिहेवियर को हम
हम समझें और उसमें बदलाव लाएं, इसको एक आउटरीच प्रोग्राम को भी समझना हमें जरूरत थी। तीसरी चीज हमें एक देखना यह था कि ग्लोबल और इंडियन प्रैक्टिसेस क्या है। जी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी क्या इंडिया में ये कर रही है, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि नहीं, पूरी जहां जहां पे जनतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होती हैं, हर जगह पे आजकल कंसल्टेंसी एक शेप ले रही है। तो हमने समझने की कोशिश की कि ग्लोबल लेवल पर जो है किस तरह से ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज इमर्ज होके आ रही हैं। एक कंपैरेटिव, एक तुलनात्मक अध्ययन कह दें, और उसको समझना था कि कैसे इंडिया का कैंपेन अमेरिका के कैंपेन से कैसे अलग है, और एशिया का कैंपेन अफ्रीकन कैंपेन से कैसे अलग है, और उसमें क्या चुनौतियां हैं, इस पे बात करने के लिए लोग चाहिए थी। फिर उसके बाद नेशनल और रीजनल इलेक्शंस में क्या, किस तरह से जो है और नैरेटिव्स प्लानिंग होती है, और किस तरह से स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, और क्या क्या चुनौतियां होती हैं। जैसे अब स्टेट का इलेक्शन इंटायरली डिफरेंट होता है, जी और जो है वो लोकल डायनेमिक्स पे काम करता है, और नेशनल इलेक्शन जो होते हैं वो अलग होता है। तो दोनों के अनुभवों को, कि इस स्टडीज को समझने की जरूरत थी। नए नए जो तकनीक आ रही थी, पॉलिटिकल स्ट्रेट कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज हैं, तो उस हम्म, पर बात करनी थी। और फिर देखना था कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होगा इसका, जी और किस तरह से किस दिशा में जाएगी, किसका जो है वन नेशन वन इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हो सकता है, और क्या ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज का क्या फ्यूचर होगा, या किस तरह से अपने आप को इनोवेट करेगी। तो ये एक थीम थी जिसके तहत हम लोगों के पास गए। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि लोगों ने अपना अपना थीम खुद ही चूज कर लिया, तो मुझे ज्यादा आसानी हो गई। तो जी जो जिस फील्ड में काम कर रहा था उसने उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की, तो सब लोग आ गए, और ये थीम भी हमारा तय हो गया, और सारा सेशंस प्लान हो गया। और फिर दो टेक्निकल सेशन प्लान करना था, जिसमें हम लोग चाह रहे थे कि जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, जी पीएचडी स्टूडेंट है या मास्टर है, डिसर्टेशन लिख रहे हैं, उनको भी सुना जाए। क्योंकि भाई वो जब कंसल्टेंसीज के वर्क को एसेस कर रहे हैं तो जी कैसे कर रहे हैं। तो हमने उनको दो टेक्निकल सेशंस स्टूडेंट्स को, और पूरी ऑल इंडिया के तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट आए, उन्होंने अपनी बात की, और उनको कंसल्टेंट भी सुन रहे थे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस एस्पिरेंट्स भी थे ऑडियंस में, वो भी जी उससे सीख रहे। तो ये काफी एक अच्छा माहौल बना हुआ था, एक लर्निंग का, डिसेमिनेशन का, नेटवर्किंग का। तो ये काफी एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा इसमें। काफी काफी मतलब वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स और रेलिवेंट टॉपिक्स जो आज की जरूरत है। और कल को हम कैसे देखें, जैसे कि एआई के बारे में हम बात करते हैं, तो एआई अभी जिंदगी का वो हिस्सा बन गया है कि अब पॉलिटिक्स भी शायद उससे अछूता ना रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि इस लेवल पे अब डिस्कशंस हमारे सर्कल में भी हो रहा है। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स और पॉलिटिकल जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। प्लस वोटर टारगेटिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, कम्युनिकेशन, तो ये सब तो बड़े ज़रूरी हिस्से हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। तो सर बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने चुने और आपने हाईलाइट भी किया। तो सर इस इवेंट के बेस्ड पे अगर आप हमें बता सकें, क्योंकि 2 दिन आपने देश के नामी गिरामी हस्तियां जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के क्षेत्र में उनके साथ आप रहे, आपने इंटरेक्ट किया, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के 2-3 सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया में अगर आपने महसूस किया हो, अगर वो आप हाईलाइट कर सके हमारे ऑडियंस के लिए। और साथ ही साथ आपके इस इवेंट से क्या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज, कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है अमंग द कंसल्टेंट्स और पॉलिटिशियंस एंड कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स, इस तरीके से अगर आप कुछ इस पे प्रकाश डाल सकें। देखिए, इसमें बहुत राजीव जी, आपने बहुत सही बात कही कि भाई इस जो टेक अवे क्या था इस जी कॉन्फ्रेंस। तो मैं ये कहूँ कि सबसे पहली जरूरत तो ये महसूस की गई कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर तमाम जो कंसल्टेंट हैं या एस्पिरेंट्स हैं कंसल्टेंसी के, वो एक जगह आए और अपनी अपनी बात कहें, अपने अपने कंसर्न्स को रेज करें। तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। तो वो एक कम्युनिटी बिल्डअप करने की चाह सबके अंदर थी, और सब इसी लाइन पर बात कर रहे थे। दूसरी ये भी चीज समझ में आई कि भाई सारे काम एक कंसल्टेंसी तो नहीं कर सकती है। मोनोपोली की जरूरत नहीं है, इस कंसल्टेंसी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और पूरी तरीके से ये अभी कंसल्टेंसी नेसेंट स्टेज पर, 10-12 साल हुए हैं इसको मेन स्ट्रीमिंग हुए, और लोग आज सुनने लगे हैं इसके बारे में। तो ये महसूस हुई कि ये एक पूरी तरीके से एक इंडस्ट्री के तौर पर एक शेप हो, लोग अपनी करियर को देखें। और जो आप एक समझ लें कि जब जब भी आप किसी से बात करें,
कि भैया आप क्या करते हैं, तो आप कहें कि आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो आपको हीन भावना से ना देखें, कहें कि एक रिप्यूटेड इंडस्ट्री है और इसमें कैरियर स्टेबिलिटी भी है। जो सबसे बड़ी चुनौतियां ये होती हैं कि एस्पिरेंट्स के लिए कि कैरियर सस्टेनेबल नहीं हो पाता। प्रोजेक्ट आई, 3 महीने के लिए आई, 4 महीने के लिए आई, 6 महीने के लिए आई, और फिर खत्म हो गए। फिर और वो एक स्ट्रगल होता है एस्पिरेंट्स का, जो भी शेप कर रहा होता है कि कैसे करे। तो कैसे इस इंडस्ट्री में ड्यूरेबिलिटी लाई जाए, सस्टेन किया जाए एक व्यवस्थित तरीके से, ताकि इसको ये लोग जिस तरह से बड़े बड़े कंपनीज को छोड़ करके इसमें आ रहे हैं, तो जब तक लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं दिखेगा तो हम नहीं मीट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म गोल पे और शॉर्ट टर्म क्लाइंट बेस पे काम करने की जरूरत नहीं है, एक लॉन्ग टर्म बेस क्रिएट करना पड़ेगा। और सिर्फ इलेक्शन ही एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं, जो पॉलिसी का एस्पेक्ट है, जो है कांस्टेंट कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट्स है, और डिफरेंट आप ओपन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट क्रिएट करने की बात है। इसमें सभी लोगों को मिल करके अपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेट करें और आगे बढ़ सकते हैं। तो वैक्यूम में कोई नहीं हो सकता है। बहुत सारे जीनियसेस और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स इस फील्ड में आते हैं और एक अच्छी सक्सेस स्टोरी देने के बाद सेकेंड एस्पेक्ट में जब जाते हैं और उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उनकी एक एंजाइटी लेवल जो है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो उसको किस तरह से मीटअप किया जाए। तो जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, तो एक क्रॉस कंसल्टेंसीज कैरियर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो वहां पर आएगी। एकेडमिया में जब इस पे फुल फ्लेज्ड रिसर्चेज होंगे, नए कोर्सेज आएंगे, तो इसको हमें समझने का मौका मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो एकेडमिक्स में अगर इंटरेस्ट देखना चाहता है और कंसल्टेंसी के फील्ड में देखना चाहता है, तो वहां भी कर सकता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अलाइन हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शंस होना है। कि जहां आप देखें, चाहे अमेजन हो, डिलॉयट हो, वहां पे एक पॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस का एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, उसकी पॉलिटिकल बिहेवियर को समझते हैं, और तो कोई भी कंपनी आपको जो नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट में एंगेज करती है, वो भी आपको हायर कर सकती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आए। एक पहला कि एक 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 कम्युनिटी बने, एक एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो, जहां पर एक फ्री एंड फेयर डिस्कशन हो सके। एकेडमिया इस डोमेन को सीरियसली ले, एस्पिरेंट्स इसमें करियर की स्टेबिलिटी ढूंढें और कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। क्योंकि आप खुद देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब मैं एक एवरेज के एक इलेक्शन साइकिल में इंडिया में 7 लाख करोड़ खर्च होता है, जी। और लाखों इलेक्टिव पोजीशंस हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्शंस की बातें करें, तो आप खुद देखिए कि जो है ग्रास रूट से लेकर के जो विलेज लेवल है, और उससे लेकर के लोकसभा तक का जो आप देखेंगे, तो लाखों इलेक्टिव पोजीशंस है, मोर देन 30 लैक्स। तो आप हर जगह पे आपको जरूरत है। और जो है आप पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल क्लिनिक्स खोल सकते हैं। यू मीन्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो एक नए तरीके का एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, आपके देश की राजनीति को बेहतर बना सकती है। ये सब मौके थे जिस पे बातें हुई, जिसको समझा गया, जिसकी जरूरत महसूस हुई, और सभी इस पे कह रहे थे किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना है। आगे आप देखें, एक शुरुआत थी, लोग इस पे बात करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे, तो हमें लग रहा था कि नहीं, इसकी कितनी जरूरत थी। मुझे नहीं पता था कि शायद ये इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, जिस तरह से लोग निकल करके आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इतनी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और सब एक जगह पे आ गए, बातें शुरू कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जनतंत्र कितना मजबूत हो सकता है, कि यही लोग तो हैं जो आपकी नैरेटिव्स बना रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, स्टोरीज क्रिएट करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने बेहतर जो है काम अंजाम दिया, और अकाउंटेबल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबल मैनर में, और एथिक्स को कंप्रोमाइज किए बगैर अगर इन्होंने अपने क्लाइंट्स को समझाना शुरू कर दिया, तो देश की राजनीति एक नया स्वरूप ले सकती है। बहुत बहुत बढ़िया सर। और आप आखिरी में जो बात आपने कही एथिक्स की, तो आई थिंक पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि है, बट जो समझते हैं वो एथिक्स ही समझते हैं कि यार पॉलिटिशियन और नॉन एथिकल, ईमानदार नहीं होते, सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। भले वो कितने ईमानदारी से पॉलिटिक्स कर रहा हो, स्ट्रगल करके अपना पॉलिटिक्स कर रहा हो, लेकिन एक छवि जो बन गई है। तो आई थिंक ये सारे लोग, जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे, और इस तरीके से जब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड होगी, तो डेफिनेटली वो
अपनों को भी रास्ता दिखाएंगे, अपने साथियों को भी रास्ता दिखाएंगे, और हमारे पूरे देश और समाज को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं सर। और बिल्कुल मुझे भी अंदाजा नहीं था जब आपसे बात शुरू हुई, इवेंट की प्लानिंग से हमने बात शुरू की थी, और वो बात करते 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 इतने लेयर्स में हम यहाँ तक आ गए कि हम उस पॉलिटिकल सोच के बारे में जो आखिरी में अभी डिस्कस कर रहे थे। तो आई थिंक हमें उस लेवल पर जाकर सोचना भी पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा, और यही है कि लोग जब जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट भी, आपने जो यूनिवर्सिटी में एक नए प्रक्रिया की शुरुआत की, नए प्रोसेस की शुरुआत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत दूर तक जाएगी, हैदराबाद से निकलकर देश के कोने कोने तक, हर एक राज्य तक, हर एक जिले तक इसे पहुंचाना अब हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा हमें लगता है, जो इनिशिएटिव आपने लिया है। और आज बड़ी खुशी हुई है आपसे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए प्रोफेसर साहब। और आपने जिस तरीके से ना सिर्फ अपने इवेंट के बारे में, बट पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के बारे में, जो सारे स्टेक होल्डर्स है, इवन देश की राजनीति के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जितने भी आपने अपने विचार रखे हैं, ये जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं उनको एक नई दिशा देगी, नई सोच देगी। और आगे राजनीति को हम कैसे देखें, और जो लोग अपने आप को रोकते हैं राजनीति में आने के लिए, अब उनके पास, आपने बताया कि देर आर मल्टीपल सिनारियोज, मल्टीपल पाथवेज जहां से वो एंटर कर सकते हैं। अब सिर्फ चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, आप चुनाव लड़वा भी सकते हैं, आप अपने आसपास जो नेता है, आप जिनको आदर्श मानते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं एक स्पेसिफिक रोल में। और आपके पास अब ऑप्शन है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, जो शायद पहले नहीं था, अब धीरे धीरे जो इमर्ज होता जा रहा है। तो सर, लास्ट जो मैसेज आपसे मैं यही लेना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, हो सकता है एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते हो सकता है बनना भी चाहते हो, बट वो अपने आप को एक अलग रोल में देखते हो, तो दो तीन ऐसे स्किल्स जो उनको मदद कर सके अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए, या अच्छा पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनने के लिए, या एक अच्छा स्टेक होल्डर बनने के लिए, ऐसे दो तीन स्किल्स आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, स्किल के बारे पहले तो आपकी जब तक आपकी आपके दिलो दिमाग में राजनीति की छवि नहीं बदलेगी, जी। तो तब तक आप इसमें बेहतर करियर की तलाश भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो सबसे पहली जो बात अभी कह रहे हैं कि जैसे कि राजनीति के बारे में एक छवि ये थी कि भाई इसमें जो भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, इसमें जो है जो क्रिमिनल्स आते हैं, परिवारवादी रहते हैं, जी। तो आम शरीफ लोगों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, और बच्चों को नया करियर तलाश करना चाहिए। टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैनेजर बन जाए, लॉयर बन जाए, पॉलिटिशियन न बने, या पॉलिटिकल एनालिस्ट न बने। तो एक चीज इस पे बात करने की जरूरत है कि ये छवि राजनीति की जो बनाई गई है इससे अलग है। ये सारी एंटी पॉलिटिक्स है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का काम तो ये है कि अगर जहां कहीं भी विवाद है और विवाद को खत्म करने की आपके अंदर कला है, तो आप राजनीति कर रहे हैं। तो ये झगड़ा बढ़ाना नहीं काम है राजनीति का, झगड़े को खत्म कर देना राजनीति है। आप डिस्प्यूट देखते हैं कि रिजोल्यूशन। बहुत ये होता है कि जब राजनीति फेल होती है तो देश में अराजकता फैलती है। तो जी। राजनीति का मतलब जो होता है कि व्यवस्था बनाना, अच्छी नीतियां बनाना, और देश को एक नए राह पे ले जाना, ये राजनीति। जो लोग आप जिनको राजनीति के मान रहे हैं और जिसको आप राजनीति कह रहे हैं, वो एंटी पॉलिटिक्स है, वो एंटी पॉलिटिशियन है, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। तो ये एक छवि बनाने की जरूरत है। एक बार आप जब आपने ये तय कर लिया कि भाई आपको, जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा राजनीति में और चाहेंगे कि एक देश को बेहतर बनाया जाए, तो बहुत सारे एरिनाज आ रहे हैं जिसमें आप अपनी कैरियर को तलाश कर सकते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये कि ग्लोबल गवर्नेंस में बहुत ही बड़ा एक एरिना है, जो पूरी 200 मुल्क हैं ऑलमोस्ट, वहां पर आप एक अपने करियर को तलाश करना। अगर गवर्नेंस आपको इंटरेस्ट देता है तो उसको समझिए, उसको जानिए, और उससे रिलेटेड अपने एक्सपर्टीज को डेवलप कीजिए। दूसरे इसी का एक एस्पेक्ट है डिजिटल गवर्नेंस का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरफेस है। तो आप उस टेक्नोलॉजिकल टूल्स को समझिए और किस तरह से ये सारी चीजें आपको काम आ सकती हैं, इसमें है। पॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट बनिए, बिग डेटा एनालिटिक्स है जहाँ पे पॉलिटिकल डेटा बहुत बड़ा है, इलेक्शन कंसल्टेंसी का रूप है। तो पहली चीज तो इसको समझने की होती है, क्योंकि जब किसी भी व्यवस्था को आप बदलना चाहते हैं या उसको पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसे समझना बड़ा जरूरी होता है। जब तक उसकी उसकी फितरत को नहीं समझेंगे, आपका कैरियर इसमें नहीं बन सकता। तो आप एक बेहतर
क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स को सेट कीजिए और उसकी उसको उसकी प्लानिंग कीजिए और फिर उसका एग्जीक्यूशन करना होता है। तो ये सारी चीजें जब तक आपके दिलो दिमाग में नहीं होंगी, आपके दिल में दिमाग में राजनीति की अच्छी छवि नहीं होगी, राजनीति को समझने के लिए अच्छे टूल्स नहीं होंगे, और उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने किरदार को नहीं निभाएंगे, तब तक हम अच्छे पॉलिटिशियंस भी नहीं पा पाएंगे, अच्छे कंसल्टेंट भी नहीं हो मिल पाएंगे, अच्छे रिसर्चर भी नहीं हो पाएंगे। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में हमें इस स्किल सेट पर जाना होगा। हमें हमें इंटर्नशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है उन स्टूडेंट्स को उन इंडस्ट्रीज के पास जाएं जो ऑलरेडी इस फील्ड में जा रहे हैं, उसको देखें कि किस तरह से इसको वर्क कर रहा है, कैसे इसको प्लान किया जाता है, कैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन टूल्स वर्क करते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें लाई जा सकती है, कैसे फंड रेजिंग किया जा सकता है, कैसे क्लाइंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जब एक बार आपके अंदर समझ में आ जाती है। और सारा मामला जो होता है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी है। तो जो लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे नेटवर्क बनाइए, और एक रास्ता अपने आप बनता जाएगा। और आप इसी में इसको देखें। और जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे पॉलिटिक्स के, तो अच्छे प्रोफेशनल भी नहीं बन सकते हैं। तो आप इसको समझिए, देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है राजनीति में। और राजनीति में आप देखें कि नए नए अपॉर्चुनिटीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं, और एक रिस्पेक्टफुल अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसको देखें। आप कहीं भी अब इसको पॉलिटिकल क्लिनिक्स खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, लीडरशिप एस्पेक्ट डेवलप किया जा सकता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, अच्छी चीजें हैं इस फील्ड में। तो आप इसको एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी देखें। अगर आप वाकई सिंसियर हैं, पैशनेट हैं, तो आपके लिए करियर आसान है। और किसी भी चीज के लिए अगर आपके दिल में पैशन नहीं है, तो वो फील्ड आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। तो अगर देखें, अगर आपके अंदर पैशन है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। वाह, बहुत 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 विस्तार से आपने बताया सर। और आपने जो सबसे पहले बात कही थी कि पहले अपने दिलो दिमाग में उस छवि को बदलना। तो अक्सर ये कहा जाता है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट 80% माइंडसेट एंड 20% टूल्स एंड टैक्टिक्स। तो आपको टूल्स मिल जाएंगे, आपको सारे स्किल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपका माइंडसेट ही उसके लिए तैयार नहीं है, तो आप कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से आपने पूरी लिस्ट डाउन कर दी है अपॉर्चुनिटीज की, तो आई थिंक आज के युग में तो हर किसी के लिए कहीं ना कहीं जगह है, स्कोप है काम करने का, बशर्ते अपने दिलो दिमाग में वो पैशन वो पैदा कर सके, या पैशन ऑलरेडी आपके अंदर है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने आपको बहुत विस्तार से बताया। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आपके साथ। और चूंकि समय की पाबंदी है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत को तो हम आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, तो आपको हम अगले पॉडकास्ट में फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे किसी नए विषय पर, किसी नए पर्सपेक्टिव पर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को हमेशा इस तरीके से मार्गदर्शन देते रहेंगे, उनको पॉलिटिक्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिकल सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चेंजेस हैं, और फ्यूचरिस्टिक एक पर्सपेक्टिव है। तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करना है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, कि आपने जो नॉलेज शेयरिंग की यहाँ पे आपके इवेंट से रिलेटेड, जो एक नया माइलस्टोन है इस पूरे देश की राजनीति के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि एक तरफ देश में जब महाकुंभ चल रहा था जिसमें करोड़ लगाई है, तो आपने पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का, पॉलिटिकल सेक्टर का एक अलग महाकुंभ किया है हैदराबाद में अपने यूनिवर्सिटी में। तो मैं इससे किसी भी तरीके से उससे कम नहीं आंकूंगा जो कदम आपने उठाया इस देश की राजनीति के लिए, इस देश की राजनीति को बदलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर insights and all your sharing, and hope to see you soon in our podcast sometime soon. Thank you so much, थैंक sir. यू। थैंक यू राजीव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक Thank यू। you, sir.